तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 5 और पेपर का नाम है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर रांची यूनिवर्सिटी एंड एनपीयू। तो देखिए, दोनों के काम में देगा, बट जहाँ जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई होगा उन सभी में काम देगा। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, तो मेजर पेपर 4 का मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, लगभग 55 मिनट का क्लास है। और आज हम लोग करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू नो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने एमए किया है। ठीक है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया था पॉलिटिकल साइंस एंड पीजी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, और फिर बीएड हो गया इधर। चलिए, तो शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है। पब्लिक, पब्लिक मतलब आम आदमी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेटली एक वर्ड देते हैं, लोक प्रशासन। पब्लिक मतलब लोक, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन, तो इसको हम लोग प्रशासन बोलते हैं। इसका हिंदी नाम है लोक प्रशासन। ठीक है, इस सब्जेक्ट का लोक प्रशासन, ये जो वर्ड है, फादर ऑफ लोक प्रशासन कहा जाता है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के जनक अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। ठीक है, वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और ये जो सब्जेक्ट है अमेरिका में ही निर्मित हुआ। ठीक है, बाद में भारत में भी आया, एक सब्जेक्ट की तरह इसको वैल्यू दिया गया बाद में। तो सबसे पहले आता है यूनिट 1। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ये इसमें आप जानिएगा। फिर थ्योरी ऑफ क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक है टेलर, टेलर एंड फेयर, ये कौन है, हेनरी फेयल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक, और एक है आपका फेयर, हेनरी फेयल। तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया है 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। किसके, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के। ये जो पढ़िएगा, और ये टॉपिक जो है ना, ये पढ़ाया जाता है एमबीए में। एमबीए के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है यूनिट 2। इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था या संगठन। तो संगठन का यहाँ पे थ्योरी पढ़िएगा, सिद्धांत पढ़िएगा, हायरार्की पढ़िएगा, पद सोपान जिसको बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन पढ़िएगा। ठीक, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि केंद्रीकरण वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, विकेंद्रीकरण मतलब पावर को बांट देना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ओके, फिर आता है हमारा स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि यूनिटी मतलब एकता, कमांड मतलब आदेश देना, यानी कि एकता की आदेश या आदेश की एकता। ठीक है, फिर यहाँ पे पढ़ना है आपको ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जान है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नौकरशाही। ठीक है, या कार्यपालिका। तो इसमें पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीमेरिट्स। देखिए, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, उसके कुछ अच्छाई भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। तो डीमेरिट्स क्या क्या हैं, बुराइयां। रिक्रूटमेंट, भर्ती किस तरह से किया जाता है, प्रमोशन किस तरह से होता है, ट्रेनिंग किस तरह से दिया जाता है, और क्या है, तो मॉरल इन सिविल सर्विसेज। तो विशेष रूप से आपको यहाँ पे सिविल सर्विस यानी कि सिविल सेवा के संदर्भ में पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसमें आपको अर्बन यानी कि शहरी शासन और रूरल यानी कि ग्रामीण शासन के बारे में पढ़ना है। तो पूरा का पूरा सिलेबस हमने समझ लिया क्या क्या पढ़ना है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, छोटा सा ये पीडीएफ है 52 पेज का। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा, सभी पेपर का, और 8 सेमेस्टर का। ठीक है, कितना में, सिर्फ 60 रुपया में। 4 साल तक फ़ायदा उठाइए सिर्फ 60 रुपये में। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ना इतना फीस ले रहा हूँ कि जिससे मेरा काम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपका फीस लेके अरबपति करोड़पति बन जाऊँगा। ठीक है, चलिए, मुझे भी एक अच्छा लाइफ कि जीने में ये थोड़ा सा पैसा हेल्प करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कोर्स। ठीक है,
कंप्लीट ग्रेजुएशन के सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे, मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर, बैक पेपर, जितना भी है, एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, सब का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन, देखिए, लोक मतलब आम आदमी, प्रशासन मतलब कि शासन, जो गवर्नमेंट उन पे पॉलिसी दे रहा है, उनका कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, विशेष रूप से आपको यही सब इसमें जानना है। ठीक है, तो लोक प्रशासन से तात्पर्य सरकार द्वारा जनहित मतलब आम आदमी में जो किए जाने वाले काम होते हैं और जो पॉलिसी बनाया जाता है, उसका किस तरह से काम को अच्छे ढंग से किया जाए, इसी का मुख्य उद्देश्य है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाने का। ओके, कि सरकार जो भी स्कीम लाती है उसको पब्लिक में अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे पेश किया जाए, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और गवर्नमेंट को भी इसका जो एम रखा है, लाभ, ठीक है, मिल पाए, जनता को वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। तो यह प्रशासन का वह भाग है जिसमें सरकारी नीतियों को लागू किया जाता है। सरकार की जितने भी पॉलिसी है उसको लागू किया जाता है। इसमें विभिन्न विभाग, अधिकारी और संस्थाएं शामिल होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है और समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, इस प्रकार लोक प्रशासन क्या है? तो जनता के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो लोक प्रशासन की प्रकृति बहुआयामी है मतलब कि मल्टी डायमेंशनल है। यह वैज्ञानिक और कला दोनों हैं। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक की दृष्टि से यह विज्ञान भी है और आर्ट्स भी है। ठीक है, यह समाज सेवा से जुड़ा हुआ भी है और इसमें नियम और प्रक्रियाओं का पालन भी किया जाता है। इसके तहत एनजीओ का नाम सुने? एनजीओ, तो जितने भी एनजीओ चलते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। यह निरंतर विकसित होने वाला विषय है और बदलते समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ओके, नेक्स्ट, लोक प्रशासन की प्रकृति गतिशील और व्यवहारिक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी नेचर डायनेमिक है, यानी कि समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, आज मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो ये सरकारी कामकाज को मोबाइल और कंप्यूटर के तरह बदल देगा। इसलिए बोलते हैं कि यह गतिशील है और व्यवहारिक है, यानी कि जो डे टू लाइफ में काम देता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में जो काम देता है, वो इसमें पढ़ना पड़ता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? स्कोप, तो देखिए, लोक प्रशासन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये एक पार्ट है, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें नीति निर्माण की कैसे हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, गवर्नमेंट कानून कैसे बनाएगी, उसका काम किस तरह से पूरा करेगी, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट योजनाएं, विकास योजनाएं, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, जो भी है, पौधा लगाना है, तो उनका कैसे किया जाएगा, एजुकेशन कैसे दिया जाए, स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, रक्षा आदि सब इसमें शामिल है। यह सरकार के सभी काम को समाहित करता है और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट, लोक प्रशासन के विकास के चरण कौन कौन से हैं? तो लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, इसके डेवलपमेंट के स्टेज हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण में हुआ है। इसमें हम लोग बोलेंगे कि प्रारंभ में यह राजनीति से अलग माना गया। ठीक, बाद में इसे प्रशासनिक विज्ञान के रूप में विकसित किया गया, फिर इसे व्यवहारिक और आधुनिक दृष्टिकोण शामिल हुए, जिसे नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रबंधन। ठीक है, और ये टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है, इसलिए तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले पढ़ रहे हैं। और ये मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन का भी पार्ट है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। एमबीए जो करते हैं, बीबीए जो करते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो सब भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जो है FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है, इन्होंने दिया। इस सिद्धांत का उद्देश्य कार्य को वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए और समय और गति का अध्ययन, ठीक, काम का विभाजन, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम रहेगा, हर व्यक्ति का अपना अपना एफिशिएंसी रहेगा, इन सभी पे फोकस करती है। ओके, नेक्स्ट आता है फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांत क्या है। हेनरी फेयोल जो है, इनके कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, हेनरी फेयोल जो हैं
इन्होंने 14 को सिद्धांत दिया। 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल कहा जाता है। ओके, तो ये 14 सिद्धांत है। आपको डिटेल क्वेश्चन आंसर मिलेगा इसका। इसमें कार्य का विभाजन, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम हो, अनुशासन में रहे कर्मचारी, आदेश की एकता हो, जो आदेश मिलेगा वो सभी के लिए एक समान माना जाएगा, केंद्रीकरण, पावर जो रहेगा सेंट्रल पे रहेगा, जैसे सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत संगठन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं और फेयोल के जो सिद्धांत है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, संगठन के सिद्धांत में पदानुक्रम क्या है? पद सोपान, हैरार्की बोलते हैं। देखिए, कभी भी हम लोग ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ग्रुप डी के कर्मचारी, जिसको चपरासी बोलते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो क्लर्क मिलेगा, ठीक है, क्लर्क जो कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, ठीक। उससे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको क्या मिलता है? उसका पीए, ऑफिसर का पीए, ठीक है। फिर आपको मिलता है ऑफिसर, ओके। उसके बाद सीनियर ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर डेपो, मतलब इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। और लास्ट में रहता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक हायरार्की होता है, या फिर डायरेक्टर रहते हैं सबसे टॉप लेवल में। तो हायरार्की इसी को पदानुक्रम कहते हैं कि इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है और प्रत्येक कर्मचारी अपने वरिष्ठ के अधीन कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो आदेश देगा वह कौन देगा? सबसे चीफ ऊपर जो रहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर। उसके नीचे फिर वो देगा अपने जूनियर डायरेक्टर को, फिर वो देगा अपने असिस्टेंट को, फिर वो देगा अपने क्लर्क को, फिर क्लर्क देगा अपने पियून को। तो ये क्या होता है कि इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है और प्रत्येक कर्मचारी अपने वरिष्ठ के अधीन काम करता है, यानी कि अपने सीनियर के अंडर में काम करता है। इसमें काम में स्पष्टता, ठीक, और नियंत्रण बना रहता है। इसी को पदानुक्रम कहते हैं। सॉरी, पद के अनुक्रम में काम किया जाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है? केंद्रीकरण मतलब एक जगह इकट्ठा करना, विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग भागों में बांट देना। अब जैसे मान लीजिए शक्ति, आपको पावर दे दिए, कुछ पावर, ठीक है, कि भाई पूरे के पूरे भारत को आपको रक्षा करना है, ठीक है। तो ये केंद्रीकरण हो गया आपका भारत सरकार का। अब भारत सरकार क्या करती है? इसको विकेंद्रीकरण कर देती है कि भाई तुम जल की ओर देखेगा तो जल सेना जल को देखेगा, स्थल सेना स्थल को देखेगा, वायु सेना वायु को देखेगा, बॉर्डर बीएसएफ देखेगा, असम की तरफ असम राइफल देखेगा, ठीक है। सबको बांट दिया गया है कि जंगल वगैरह का काम सीआरपीएफ संभालेगा, अगर फैक्ट्री वगैरह का काम है, एयरपोर्ट वगैरह का काम है तो सीआईएसएफ संभालेगा, है ना। सबका अपना अपना काम। कहीं पे कोई पर्सनल जाते हैं एसएसबी वगैरह को दे देता है, इलेक्शन ड्यूटी रहेगा तो एसएसबी वगैरह को दे दिया, ठीक है, सीआरपीएफ को दे दिया। तो ये सब क्या, सबका काम डिवाइड कर दिए हम, ठीक है। मैंने फोर्स का एग्जांपल देके आपको समझाया है। तो ये जो होते हैं ये काम का डिवाइड कर देते हैं, ये विकेंद्रीकरण है। और केंद्रीकरण क्या है? सबका पावर एक पास। सबका कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर भारत के राष्ट्रपति। तो वो क्या है? केंद्रीकरण है। तो चलिए जानते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण प्रशासन के दो महत्वपूर्ण रूप हैं, ठीक है। केंद्रीकरण में जो निर्णय लेने की शक्ति होती है शीर्ष स्तर पर होती है, ठीक है। और जबकि विकेंद्रीकरण में यह शक्ति विभिन्न स्तरों में बांट दी जाती है। विकेंद्रीकरण से काम जो है तेज़ी से भागता है। अगर सबको अपना अपना काम दे देंगे, मान लीजिए शादी घर है तो बोलेंगे अरे तुम टेंट संभालेगा, अरे आप गाड़ी को देख लीजिएगा, कोई बोलेगा ठीक है हम इधर जो पार्टी में आएंगे उसको देख लेंगे, ठीक है, कोई बोलेगा हम खाना उना बांट देंगे। तो सबका अपना अपना काम बांट देंगे, विकेंद्रीकरण कर देंगे तो काम तेज़ी से भागेगा। ओके, चलिए समझ गए। और केंद्रीकरण में क्या होता है? जितना भी पावर है सब एक जगह किसी एक व्यक्ति के पास होता है। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी क्या है? देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन 3 अंग हैं? एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका, एक है आपका कार्यपालिका न्यायपालिका, एक है विधायिका, ठीक। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये 3 अंग हैं किसके? गवर्नमेंट के, सरकार के 3 अंग हैं, ठीक। तो विधायिका तो एमएलए एमपी लोग, नेता फेता लोग हैं, न्यायपालिका कोर्ट वगैरह, और कार्यपालिका कौन है? जितने भी कर्मचारी लोग हैं, सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी, ये सब कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? नौकरशाही, इसी को बोलते हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी वाले, ये सब इसी में कहलाएंगे। तो नौकरशाही एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें कार्य नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। नौकरशाही में क्या होता है? जितने भी काम होते हैं वो एक प्रोसेस के जरिए होता है, एक सिस्टम के जरिए होता है,
ठीक है। इसमें पदानुक्रम नियम, पदानुक्रम मतलब वही पियून, फिर क्लर्क, फिर असिस्टेंट, ठीक है, नियम का पालन और कार्य का विभाजन होता है। यह व्यवस्था स्थिरता और निष्पक्षता प्रदान करती है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन क्या है? ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय मतलब गांव का शासन या जो लोकल अपना शासन है वो। स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोग अपने क्षेत्र का प्रशासन स्वयं करते हैं। मान लीजिए आप अपने गांव का शासन खुद करने लगेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो खुद भी डिसाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, तो ये क्या है? स्थानीय प्रशासन है। इसमें नगर पालिका शहर के लिए और पंचायत गांव के लिए, ठीक है, शामिल है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। स्थानीय स्वशासन जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। ओके, लोक प्रशासन का क्या महत्व है? देखिए, लोक प्रशासन क्यों जरूरी है? तो किसी भी राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक प्रशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है भैया? तो इससे सरकार की नीति जो होती है वो सही ढंग से लागू हो पाती है, जनता तक सही ढंग से पहुंच पाती है सभी सेवाएं, ठीक है, शिक्षा सही ढंग से पहुंच पाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही ढंग से पहुंच पाता है, सुरक्षा सही ढंग से पहुंच पाता है, विकास के जितने भी काम हैं वो सही ढंग से पहुंच पाते हैं। किसके कारण? नौकरशाही या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, लोक प्रशासन के कारण। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। निजी मतलब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो सरकार के लिए काम करती है, ठीक, जनता के हित के लिए, जबकि निजी प्रशासन अपने फायदे के लिए काम करती है। ठीक है, तो देखिए दोनों अलग अलग उद्देश्य है। लोक प्रशासन उद्देश्य जनहित यानी कि आम आदमी को हित पहुंचाने के लिए है, जबकि निजी प्रशासन जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ठीक है, लोक प्रशासन सरकार द्वारा संचालित होती है, जबकि निजी प्रशासन किसके द्वारा? निजी प्रशासन जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वह किसी विशेष कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, अब आता है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या है? तो देखिए, फ्रेडरिक विंस्टन टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उन्होंने समय और गति अध्ययन कार्य का विभाजन किया, श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन प्रणाली को महत्व दिया। इसमें कार्य की दक्षता और उत्पादन में वृद्धि होती है। ओके, सॉरी, नेक्स्ट आता है फेयोल। हेनरी फेयोल के सिद्धांत में आदेश की एकता का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी ऑफ कमांड इन फेयोल्स प्रिंसिपल? तो देखिए, हेनरी फेयोल ने आदेश की एकता दिया। इसके तहत क्या होता है? इसका अर्थ है कि कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अगर दो आदमी से मिलेगा तो सोचेगा किसका पालन करेंगे किसका नहीं, इसमें भ्रम या टकराव की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, इसलिए एक कर्मचारी का एगो सीनियर रहेगा, दो सीनियर नहीं रहेंगे एक कर्मचारी की, क्योंकि फिर वो आदमी पागल हो जाएगा कि भाई इसका बात मानेंगे ना उसका बात मानेंगे। यार तुम लोग पहले डिसाइड कर लो तो किसका बात मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक कर्मचारी का एक ही असिस्टेंट रहेगा। नियंत्रण का क्षेत्र जो रहेगा, नियंत्रण का क्षेत्र कर्मचारी की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अगर लंबा काम है तो कर्मचारी की संख्या अधिक है। नियंत्रण कठिन हो जाता है अगर कर्मचारी की संख्या कम रहेगी तो, इसलिए कर्मचारी की संख्या पर डिपेंड करता है नियंत्रण। ठीक है, कि कोई भी काम का कंट्रोल कैसे किया जाए। चलिए, इसके बाद है नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही के दोष क्या क्या हैं? तो देखिए, इसमें घूस और लाल फीताशाही होता है। लाल फीताशाही क्या होता है? ये वर्ड बहुत फेमस है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। तो देखिए, आप कुछ भी काम कराने जाइए गवर्नमेंट ऑफिस में, मान लीजिए अपने ब्लॉक में जाइए कुछ काम कराने, चाहे DC ऑफिस में, आपका काम ना जल्दी होगा ही नहीं ये आप भी जानते हैं ना। तो सरकारी कार्यालय में जो देरी होती है इसी को रेड टेपिज्म कहा जाता है। देरी या कठोर नियम, जनता से दूरी, समस्याएं, इसमें कार्य में धीमापन और असंतोष उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण का क्या महत्व है? ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? तो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन के प्रकार क्या हैं? तो एक देखिए, गांव में होता है पंचायत, शहर में होता है नगर पालिका। फिर नेक्स्ट, यहाँ से आ जाता है आपका लोक प्रशासन के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है कार्य विभाजन का क्या महत्व है। ओके, अब केंद्रीकरण के क्या क्या लाभ हैं, विकेंद्रीकरण के क्या क्या लाभ हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नौकरशाही में पदानुक्रम का क्या महत्व है। फिर आता है नागरिक सेवा में मनोबल क्या है। ओके, शहरी स्थानीय निकाय क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन आंसर किए गए हैं 1 मार्क्स के, सॉरी 5 मार्क्स के, और यहाँ से शुरू होता है फिर 15 मार्क्स वाला यूनिट 1। ठीक है,
तो 15 मार्क्स का यूनिट 1 यहाँ से शुरू होता है। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र तथा विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र तथा विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन। यहाँ पे देखिए, लोक प्रशासन के बारे में आप बताया गया कि पहले ये प्रशासन है क्या चीज़। इसमें लोक और प्रशासन यानी कि आम आदमी के हित के लिए सरकार जो कदम उठाती है उसको सही ढंग से बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, वो इसका काम है लोक प्रशासन का। ठीक है, और लोक प्रशासन का अर्थ, फिर प्रकृति, प्रशासन का क्षेत्र, प्रशासन का विकास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और वुड्रो विल्सन, जिसे लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, 1887 में एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने एक किताब लिखा है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसका फिर क्रेज तेज हो गया और अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेमस है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बाबू, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। बता दे रहा हूँ, बहुत टफ है। मैं खुद एक बार फेल कर गया था। ठीक है, यही चीज़ आईएएस लोग ट्रेनिंग में पढ़ता है, और ये चीज़ अगर आप एमए करना चाहेंगे डायरेक्टली तो डेफिनेटली आपको टफ लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। बाकी जो आईएएस लोग ट्रेनिंग करते हैं या पीसीएस लोग ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है उन लोग को। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक जो 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए गए हैं, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। फेयोल, अच्छा हेनरी फेयोल क्या है, 14 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, 14 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, और 1916 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी। क्या बोलते हैं उस बुक, क्या नाम है यार, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस तरह से कुछ किताब का नाम। हेनरी फेयोल के 14 प्रशासनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है वर्क डिवीज़न, यानी कि काम को बांटिए। अधिकार और उत्तरदायित्व को बांट दीजिए। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दीजिए। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन को डिवाइड कर दीजिए। आदेश की एकता और यूनिटी ऑफ कमांड हो। निर्देश की एकता हो यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधिक होना। ठीक, प्रतिफल वेतन यानी कि रिम्यूनरेशन, कितना मिलेगा कर्मचारी को, ये भी जरूरी है भाई। कम वेतन मिलेगा तो काम नहीं करेगा अच्छे से। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। फिर आता है पदानुक्रम। ओके, फिर आता है व्यवस्था यानी कि ऑर्डर। उसके बाद समानता आता है, कार्य काल की स्थिरता आती है, पहल आता है, और फिर सहयोग की भावना आती है। ये 14 प्रिंसिपल यहाँ पे कंट्रोल होते हैं कंप्लीट। फिर आता है यूनिट 2। इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, संगठन के सिद्धांत, पदानुक्रम, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, नियंत्रण क्षेत्र तथा आदेश की एकता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक ही में 3-4 क्वेश्चन को घुसा दिया गया है। ठीक, सबको इसी में घुसा दिया गया है। नेक्स्ट, नौकरशाही की अवधारणा, विशेषताएं तथा दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ओके, नौकरशाही की अवधारणा, फिर मुख्य विशेषताएं, दोष कौन कौन से हैं, तथ्य हैं, ये कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका नागरिक सेवा में भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और मनोबल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ओके, तो भर्ती कैसे करते हैं, तो देखिए सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई इंटरव्यू लेके करता है, कोई एग्ज़ाम लेके करता है, कोई इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों लेके करता है। ठीक है, नौकरशाही में भर्ती, प्रमोशन और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके बारे में बताना है। अब एक सिविल सर्विस के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन दे देगा कि सिविल सर्विस के बारे में, भर्ती, पदोन्नति, प्रमोशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो सिविल सेवा का जानते हैं सिविल सर्विस में क्या होता है कि वैकेंसी आता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है कितनी वैकेंसी से, फिर उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर लिस्ट आता है, तब जाके सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग में जाते हैं, तब जाके फिर डेपुटेशन पे उनका पोस्टिंग होता है। आफ्टर 2 ईयर फिर वो परमानेंट जॉब कंफर्म होता है। ओके, चलिए, तो ये होता है प्रोसेस। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा तथा उसके महत्व के बारे में बताना है। इसमें आपको स्थानीय स्वशासन में दोनों आएगा, ग्रामीण भी और शहरी भी। ओके, अब आ जाता है ग्रामीण के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आएगा, एक शहरी के बारे में, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण स्थानीय निकाय की संरचना और कार्य के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक,
तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है, त्रिस्तरीय चुनाव, इसमें रूपरेखा तैयार की गई है। फिर आता है शहरी स्थानीय निकाय के बारे में आपको बताना है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत आता है। नगर पंचायत सबसे छोटा होता है, नगर पालिका उससे बड़ा और नगर निगम सबसे बड़ा। ठीक है, रांची नगर निगम का वीडियो देखें, मैंने डाला है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। ओके, चलिए 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का महत्व, सीमा और विस्तार से वर्णन करें। इतना कीजिए काफ़ी है आपका। उसके बाद आता है नौकरशाही की अवधारणा, विशेषता, दोष और उसका महत्व के बारे में बताइए। फिर यहाँ पे आ जाता है केंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, कंप्लीट, पूरा का पूरा ख़त्म। ये सब आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग ये ऐप इंस्टॉल नहीं किए कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये ऐप आपका। 60 रुपये में सभी पेपर का नोट्स मिलेगा। ठीक है, एक बार पेमेंट कीजिए, 4 साल तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जोहार। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा ऐप।